गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? कैसा रहा आपका टेस्ट, अकाउंट्स का टेस्ट? बहुत लेंदी था। फर्स्ट टेस्ट हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि होने से ज़्यादा वो लगता है जब हम फर्स्ट टेस्ट देते हैं तो वो हमेशा लेंदी रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन यही फ़ायदा है टेस्ट देने का। अब जब अगला टेस्ट दोगे अपने आप देखोगे ऑटोमेटिकली, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने आप परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी फर्स्ट टेस्ट से, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाए। अगर आप टेस्ट देते रहोगे, टेस्ट देने का प्रोसेस ऐसा है, अपने आप इम्प्रूवमेंट आपकी होती जाएगी। और हमारा टारगेट है फाइनल एग्ज़ाम, तब तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी हो जाएगी। तो चलो फिर ब्रांच कंटिन्यू करते हैं। पर ब्रांच कंटिन्यू करने से पहले हायर परचेज़ का लास्ट टू लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4। वो बताओ सबसे हो गई? उसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो फिर एक बार अपनी बुक्स निकालेंगे और हायर परचेज़ में ही एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4 आपने अच्छे से कर ली होगी ना सबने? उसमें सिर्फ हायर परचेज़र की बुक्स मांगी थी, पर सोल्यूशन में दोनों की बुक्स हैं। तो आप, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि दोनों की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब ज़रा एक बार हायर परचेज़ की इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट acquired a delivery van on hire purchase on 1st April 17 from Ganesh Enterprises. Terms were as follows: hire purchase price 180, उसके बाद है डाउन पेमेंट, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, लास्ट में है कैश प्राइस 150। कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। देखो, क्या हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं है। क्या आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिफरेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। तो पहले तो देखते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। HPP हमारे पास है 180, कैश प्राइस हमें गिवन है 150, टोटल इंटरेस्ट आ गया 30,000 रुपीज़। अब आगे चलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि फर्स्ट ईयर में किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता और हम उसे लगाते तो हम किस अमाउंट पर लगाते फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट? आपने कहा 150 पर हम लगाते।
एक आंसर आ रहा है 120 पे लगाते हैं। आराम से सोच लो। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हम किस अमाउंट पर लगाते? हायर परचेज प्राइस 180 है, हायर परचेज प्राइस 180 है, टोटल पेमेंट आनी है 180। मेरे पास डाउन पेमेंट आ गई है 30। उसके बाद जो पेमेंट बची है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आप बताओ अमाउंट आप किस रेट पर, किस अमाउंट पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते? सपोज़ मैं बोलूँ 10% है रेट, तो 10% पहले साल का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाओगे? 150 पर। 120 कहाँ से निकाल के ला रहे हो? ठीक है, डन, अग्रीड। अब हम देखें, हमने जो सिस्टम सीखा था कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो जो हमने कहा था रिवर्स सिस्टम चलना है हमें, तो हम क्या करते थे? इंटरेस्ट प्लस पहले वाला का प्रिंसिपल अमाउंट, इस तरीके से हम करते थे। सेम हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो इंक्लूडेड है ना हमारे अमाउंट्स के अंदर, तो हम ये देखेंगे फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है इन द बिगिनिंग। हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हमें पेमेंट करनी है वो कितना है इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से हम देखें तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा 150 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो इंक्लूड हो चुका है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में। तो टोटल अमाउंट बनता है 180, जिसमें से 30 की डाउन पेमेंट आ गई। अब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 150। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में ये होगा 1 लाख। 1 लाख मैंने कैसे निकाला? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 150 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था और हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 50। तो यानी कि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 1 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट सब मिला हुआ है। अब देखिए थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमने उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट पे करी 50,000, तो यानी कि 50,000। सेकेंड ईयर में आउटस्टैंडिंग था 1 लाख, हमने पेमेंट कर दी सेकेंड ईयर के एंड में 50,000। तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग से अमाउंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है 50,000। फोर्थ ईयर की बिगिनिंग से हमारा थर्ड ईयर में आउटस्टैंडिंग था 50,000, हमने पेमेंट कर दी 30,000 की। तो फोर्थ ईयर में अमाउंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है 20,000। फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग में कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में हमने पेमेंट कर दी है 20,000 रुपये। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है? हमारे पास टोटल अमाउंट्स हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो टोटल 180 का अमाउंट है, 30 हमने दे दिया, बैलेंस बचा 150। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितना अमाउंट ड्यू रहा। फर्स्ट ईयर में 150 रहा, सेकेंड ईयर में 1 लाख रहा, थर्ड ईयर में 50 रहा, फोर्थ ईयर में 20,000 रहा। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है ना 30,000 रुपीज़ का, हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है 30,000, इसको डिवाइड कर देते हैं हम इन द रेशो ऑफ
15:10:5:2। क्या किया हमने? हमने कहा ये देख लेते हैं हर साल कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, तो वो हमने निकाल लिया। पहले साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 150, इंटरेस्ट इसी के अंदर है। फिर था 1 लाख, फिर है 50, फिर है 20। अब मुझे टोटल इंटरेस्ट पता है 30,000 है, ये नहीं पता हर इंस्टॉलमेंट में कितना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनकर आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे टोटल इंटरेस्ट को रेशो में डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? अमाउंट आउटस्टैंडिंग के रेशो में। तो हमने अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाला 15:10:5:2 और इस रेशो में डिवाइड कर देंगे टोटल इंटरेस्ट 30,000। बोलो हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन? बात समझ में आ गई तो हम साथ साथ हैं, नहीं समझ में आई तो हम आपके हैं कौन? तो हम साथ साथ हैं कि हम आपके हैं कौन? साथ साथ हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, जब भी क्वेश्चन ऐसे आपको तंग करेगा, देखो क्वेश्चन जो है ना, एक तो वो हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। हम क्वेश्चंस को क्या समझते हैं? हमारा दुश्मन नहीं, क्वेश्चंस हमारे दोस्त हैं। लेकिन आपको पता है ना, दोस्त दो कैटेगरी के होते हैं, शरीफ और शैतान। आपको कौन से वाले पसंद हैं? शरीफ, जो अगर आप मम्मी का फ़ोन आए और आप घर से गायब हो तो वो आपकी साइड ले लें, या बढ़िया आया ग्रुप स्टडी करने, मुझे नहीं पता कहाँ पर है। तो देखो, किसी को शरीफ दोस्त पसंद है तो किसी को शैतान। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना, ये मोस्टली कैसे दोस्त हैं? शैतान दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती निभाएंगे, है ना। दोस्त कौन होता है? कितनी भी शैतानी करे लेकिन मुसीबत के समय साथ खड़ा होगा, वही चीज़ यहाँ पर है। क्वेश्चन आपको कितना भी टेक्निकल लगे, शैतानी कर रहा है, कुछ ना कुछ हिंट दे के जाएगा, दोस्ती निभाएगा। तो मान लो अगर ऐसा हो जाए, अपने आप में रेयरेस्ट क्वेश्चन है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको हमें देना चाहिए था, हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप नहीं दे रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट, खेलना है आपको ऐसे, तो हम भी ऐसे ही खेलेंगे फिर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले निकाला टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आ गया 30,000। फिर हमने देखा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट हो रही है 30,000 की। तो अगर मुझे टोटल 1,80,000 की पेमेंट करनी है, 30,000 मैंने पे कर दिया है डाउन पेमेंट। तो फर्स्ट ईयर के बिगनिंग से अमाउंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है 150। हाँ, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही ऐसे गिवन है। फिर सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 50,000, फोर्थ ईयर 20,000। अब हमने कहा इंटरेस्ट को इसी रेशो में डिवाइड करो, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का। तो चलो चेक करते हैं इंटरेस्ट किस इंस्टॉलमेंट पे कितना आ रहा है। यहाँ तक लिख लिया ना आपने? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम ये मानेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट रहेगा 30,000 इंटू 15 अपॉन में 32। हम इसको ऐसे ही ले रहे हैं 15:10:5:2, क्योंकि लॉजिकली फर्स्ट का इंटरेस्ट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होगा, फिर इंटरेस्ट हमारा रिड्यूस होता जाएगा। फिर देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट में
और ऐसे ही सारी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए, चेक कर लीजिए। नाइन 375 1875। आप में से किसी स्टूडेंट ने इसका सोल्यूशन देखा था? आपके पास जो सोल्यूशन सेट है, वो जो सोल्यूशन दिया हुआ है ना, उसमें पहले हम लोग उस तरीके से सॉल्व करते थे। फिर रिसेंटली ICAI ने ये क्वेश्चन दिया और उन्होंने इसको ऐसे सॉल्व किया, तो हमारे लिए बेस्ट सिस्टम आ गया। बेस्ट सिस्टम यही है इस केस में कि जहाँ पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर आप सिंपली इंटरेस्ट के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स की रेशो के अंदर आप डिवाइड कर दो। तो वो जो सोल्यूशन अब आपने देखा होगा वो तो सब अब बेकार है, कुछ काम का नहीं है। मैं आपको सोल्यूशन सेट रिवाइज़ करके भी आज दोबारा सेंड करूँगी। तो उसका सोल्यूशन वहाँ से देखोगे तो उसमें हमने इंटरपोलेटन रेशोज़ लगा रखे हैं, अज्यूम करा हुआ है। सपोज़ 6%, सपोज़ 10%। पहले ऐसे सॉल्व कर रहे थे, फिर इंस्टीट्यूट ने कहा भाई ऐसे कर दो, इस केस में ये बेस्ट रहेगा और एक्चुअली में यही बेस्ट है। वो थोड़ा सा एब्सर्ड है कि हम प्रिज्यूम करें 6% है, 10% है, क्या परसेंटेज हम प्रिज्यूम करें, तो इसलिए वो नहीं करना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, सबने अमाउंट्स निकाल लिए? अब एक जादू देखोगे। जादू देखते हैं आपके कैलकुलेटर पर। अपना कैलसी उठाइएगा। कैलसी पे सबसे पहले तो देखो, ज़ीरो के साथ m नहीं आना चाहिए। किसी के कैलसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमारे गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स भी चेक कर लें। अगर ज़ीरो के साथ m आ रहा है तो MRC 2 बार प्रेस करोगे, m चला जाएगा। तो m नहीं आना चाहिए। अब क्या करना है, आप कैलसी पर लिखो 30,000। 30,000। फिर आप प्रेस करो डिवाइड की डिवाइडेड। फिर आप लिखो 32। फिर आप करो इनटू। फिर आप करो 15 इज़ इक्वल्स टू, कितना आ रहा है? 14,062.5। ये जादू नहीं था, जादू अभी शुरू होगा। अब जब ये आ रहा है ना 14,062.5, अब आप कैलसी पर लिखो 10। सिंपली क्या लिखोगे? 10 और फिर प्रेस करो इक्वल्स टू। कितना आ रहा है? 9375। फिर आप कैलसी पर लिखो 5 और प्रेस करो इक्वल्स टू। कितना आ रहा है? 4687.5। फिर आप कैलसी पर लिखो 2 और फिर करो इक्वल्स टू। है ना जादू अच्छे वाला? तो हमें जो कैलसी यूज़ करने का मौका मिला है, बहुत ही शानदार चीज़ है ये। धीरे धीरे क्लास में सीखते जाएंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये हमने कैलसी का बेस्ट यूज़ किया। लेकिन जो इस टाइप की ट्रिक्स हैं, इसमें हम सिस्टम को बदल नहीं सकते। मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 32 इनटू में 15 इज इक्वल्स टू। अगर कहीं आपने हिट एंड ट्रायल करा
कि 30,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 32, फिर ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो जितनी भी ये ट्रिक्स हम देखेंगे उसमें बस एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। इसके पीछे लॉजिक ये चल रहा है, इस ट्रिक के पीछे यहाँ तक का जो पोर्शन है ना वो कैल्सी अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो जब हमने एक बार कर दिया उसके बाद हमने 10 लिखा, यहाँ तक कैल्सी सेव कर चुका है और वो हमें फिर इंटू 10 करके दे रहा है। ठीक है, आगे से ट्रिक्स के लॉजिक नहीं देखेंगे क्योंकि ट्रिक्स में लॉजिक में मज़ा नहीं है ना, जादू में मज़ा है कि कुछ जो है जादू यहाँ पर हो रहा है। तो अगर रेशियो में डिवाइड करना हो तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखो एक बार हमने इंटरेस्ट निकाल लिया सारी इंस्टॉलमेंट का, अब अकाउंट तो बना लोगे ना, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा अकाउंट में। तो अब अकाउंट आप जो है घर पे आराम से बना के देखना। और एक क्वेश्चन और होमवर्क करोगे, हायर परचेज आज नहीं, सिर्फ ये, हाँ ब्रांच का भी मिलेगा होमवर्क। ठीक है, फिर हायर परचेज से बस एक यही वाला कर लेना आज, इलस्ट्रेशन नंबर 13। फिर आते हैं ब्रांच के होमवर्क पे। ब्रांच का होमवर्क कर लिया सबने? किया है? सबने नहीं करा है, क्यों? टेस्ट था तो क्या हुआ, 2 ही तो क्वेश्चन करने थे। पता है हम जब कॉन्सेप्ट करते हैं ना क्लास में तो मिनिमम एक क्वेश्चन घर जाके करना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी कॉन्सेप्ट जो है माइंड में बैठता है। कितने शैतान बच्चों ने नहीं करा? सब शैतान ही लग रहा है मुझे। हाँ, थोड़े से ही हमारे अच्छे वाले बच्चे हैं। अच्छा चलो फिर क्लास में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क था। अब भाई डाउट आ रहा है कि कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? क्यों मिलेंगे ग्रेस मार्क्स? ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा किसी ने इंटरपोलिटन वाले मेथड से सॉल्व किया था? मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे इस केस में। जान के मैंने डाला था, मान के चलो पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेकिन फिर चॉइस में छूटेगा भी तो फिर किस बात के ग्रेस मार्क्स हैं? आपको चॉइस भी मिल रही है, चॉइस में आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो जो चॉइस है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। बट अभी इतनी रेलेवेंस नहीं है, एक ही चैप्टर हुआ है ना, धीरे धीरे चैप्टर्स बढ़ेंगे तब वो बात आएगी कि कौन सा क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना है। खैर आपके उस अरमानों पे पानी फिर गया, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर हम करते हैं। देखो मैंने 2 मेथड से होमवर्क दिया था, किसी भी एक मेथड से अभी कर लेते हैं, दूसरे मेथड से घर पे करना। कौन से मेथड से करोगे? स्टॉक एंड डेटर्स तो कर लिया था ना हमने। कौन बोल रहा है स्टॉक एंड डेटर्स? स्टॉक एंड डेटर्स से तो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। कौन से मेथड से करोगे? डेटर्स। चलो डेटर्स मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में हमने किया था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से, अब हम करते हैं डेटर्स मेथड से। क्या हमारी ब्रांच का नाम है दिल्ली ब्रांच?
चलिए स्टार्ट करें डेटर्स मेथड से। बताओ, आप बताते जाओ और फिर हम पोस्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक डालेंगे? यस। ओपनिंग डेटर्स? यस। ओपनिंग पेटी कैश? यस। तो डेटर्स मेथड में हम सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक डेटर्स एंड पेटी कैश। आप आगे बढ़ते जाओ, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है प्रॉफिट। आंसर आपको पता ही है, कितना आंसर आना चाहिए? 19,400, 9,400। तो आप आगे बढ़ते जाओ और देखो क्या क्या आप निकाल सकते हो आंसर 9,400। बाकी हम धीरे धीरे पोस्ट करते हैं। गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस रिटर्न, दोनों आएंगे रिटर्न्स माइनस करके। उसके बाद कैश सेल्स पूरी आएंगी, क्रेडिट सेल्स नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपने डेटर्स अकाउंट में निकाला होगा, देखो कितना आ रहा था, 28,500। आगे आ रहा है कलेक्शन, हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। फिर उसके बाद अलाउंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये सब यहाँ कुछ नहीं आएगा। एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या ये आएंगे? यस, खर्चे यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे हम टू बैंक। सारे खर्चों के लिए सैलरीज, रेंट्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। कैश रिसीव्ड हमने दिखा दिया है और फिर आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस पर। देखिए और कुछ तो पोस्ट नहीं करना हमें। नेट प्रॉफिट आ रहा है 9,400। देखो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का मतलब क्या था? एनी एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन ईदर द सेम बिजनेस
और सब्सटैंशियली द सेम बिजनेस। ब्रांचेस को हम डिवाइड किया था हमने दो पार्ट में, इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड ब्रांचेस कौन सी थी? जो उसी कंट्री में होती हैं जिस कंट्री में हमारा हेड ऑफिस होता है, और किसी और कंट्री में होगी तो फिर फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन इनलैंड ब्रांचेस डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी। दोनों की क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही बेसिस पर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बन रही हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने आप बना रहे हो तो इंडिपेंडेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस बना रहा है तो फिर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांचेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना हमने स्टार्ट किया है। इन ब्रांचेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिपेंड करता है इस बात पर हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान किस प्राइस पर भेजा है। कॉस्ट प्राइस हो सकता है, इनवॉइस प्राइस हो सकता है, होलसेल प्राइस हो सकता है। अगर होलसेल प्राइस पर भेजा है, मेथड है होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग मेथड। लेकिन अगर कॉस्ट पर भेजा है या इनवॉइस पर भेजा है, दोनों ही केसेस में हमारे पास तीन मेथड के ऑप्शंस हैं। कौन कौन सा? डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम बना रहे हैं ट्रेडिंग और P&L। डेटर्स में हम बना रहे हैं सिर्फ एक ही ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच को हमने अपना डेटर मान रखा है हेड ऑफिस ने। और तीसरा है हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सिस्टम क्या फॉलो करना है डिपेंड करेगा ब्रांच की साइज़ पर। स्मॉल ब्रांचेस हैं, डेटर्स मेथड फॉलो करो। बिग साइज़ ब्रांच है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो फॉलो करना चाहिए स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट प्राइस सीख रहे थे हम, इफ़ गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। एक और क्वेश्चन उसी का प्रैक्टिस करते हैं, इफ़ गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस। फिर सीखेंगे इफ़ गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। तो फिलहाल कॉस्ट प्राइस वाला एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. From the following particulars relating to Pune branch, prepare branch account in the books of head office. Question कह रहा है prepare branch account in the books of head office. तो सबसे पहले तो मेथड समझना पड़ेगा, कौन सा मेथड है? डेटर्स मेथड है। जहाँ पर कहेंगे ब्रांच अकाउंट बनाओ, मेथड कौन सा होगा? डेटर्स। डेटर्स मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाना है। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक ठाक लग रही है इन्फॉर्मेशन, अगले पेज पे भी जा रही है। और इन्फॉर्मेशन के बाद लास्ट में एक लाइन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 वर डिस्ट्रॉयड ऑन अकाउंट ऑफ फायर। आग लग गई and the sum of ₹1000 was received from the insurance company. तो लास्ट क्लास में हम सोच रहे थे लॉस बाय फायर होगा तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन 21 में तसल्ली से देखते हैं कि अगर लॉस बाय फायर होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं फॉर्मेट, और एक एक अकाउंट उठाएंगे और पोस्ट करते चलेंगे। पुणे ब्रांच का अकाउंट हम बना रहे हैं डेटर्स मेथड से।
तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, फिर हमारे पास है ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, फिर है पेटी कैश ओपनिंग, फर्नीचर है ओपनिंग, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है ओपनिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग। इतने हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं इंक्लूडिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। सबसे पहले तो देखो ओपनिंग बैलेंस किस किस का पोस्ट करना है। स्टॉक करेंगे, डेटर्स करेंगे, पेटी कैश करेंगे, फर्नीचर करेंगे। ब्रांच के पास जो भी चीज़ है उसका ओपनिंग बैलेंस हम हमारे डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट में पोस्ट करेंगे। फर्नीचर का भी पोस्ट करेंगे, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस पोस्ट करेंगे, ब्रांच का है। ऐसे ही हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग पोस्ट करेंगे, पर क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसको पोस्ट करेंगे हम क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करते हैं सारे के सारे। डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट के अंदर ब्रांच के जितने एसेट्स हैं सबका ओपनिंग बैलेंस पोस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टॉक से। स्टॉक के बाद डेटर्स, देन पेटी कैश, उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर 2000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 150, और साथ ही साथ सैलरीज आउटस्टैंडिंग पोस्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। साथ साथ में वर्किंग नोट के अंदर अकाउंट बना लेते हैं, डेटर्स भी, पेटी कैश भी, फर्नीचर भी। बाकी कुछ ज़रूरत होगी तब देखेंगे। ये 3 अकाउंट्स बना लेते हैं, तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम वर्किंग नोट में अकाउंट बना रहे हैं तो क्या वहाँ पर फॉर्मेट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है? आंसर इज़ येस, मिल सकती है। तो वहाँ पर आप सिंपली टी शेप बनाओ और अमाउंट्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। वर्किंग नोट में ये काम किया जा सकता है। तीनों अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर।
डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया है, पोस्ट कर देते हैं। $4900 और अकाउंट में बिल्कुल लास्ट में करेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस पोस्ट। फिर ओपनिंग बैलेंसेस के बाद अगली ट्रांजैक्शन आ रही है गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, तो पोस्ट कर देते हैं। टू GSTB, goods sent to branch 80,000. फिर हमारे पास है कैश सेल्स, रिटर्न्स हैं GSTB की। हाँ जी, रिटर्न्स भी आ रही हैं आगे जाकर 1000। मान लो पेपर में अगर आपने ऐसे कर दिया बाय चांस कि आपने 2 GSTB लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे फिर बाय GSTB 1000। तो हम जैसे क्वेश्चन पढ़ के पोस्ट करते जा रहे हैं, रिटर्न साथ साथ थी नहीं, आगे जाकर आएंगी। पहले से क्वेश्चन पढ़ लिया तो यहीं पे माइनस कर दो, नहीं तो फिर दूसरी साइड पे पोस्ट कर दो। तो हम कैश सेल्स पोस्ट कर रहे थे, इसके बाद है हमारे पास क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स डेटर अकाउंट में चली जाएंगी। $40,000। फिर हमारे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर अकाउंट में भी डालेंगे, ब्रांच अकाउंट में भी डालेंगे। फिर देखो इसी के बाद अगली ट्रांजैक्शन आ रही है कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अब अगर डेटर्स हमारे हमें पे करते तो हमने लिखा था बाय कैश, सीधा हेड ऑफिस को पे कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय हेड ऑफिस। ये कैश हेड ऑफिस ने डायरेक्टली रिसीव कर लिया है 2000 रुपीज़। फिर पोस्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट में। दोनों अमाउंट पोस्ट करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स $35,000 and received directly by head office यहाँ पर जहाँ पर हमने बाय बैंक लिखा है, यहाँ पर हम बाय रेमिटेंसेस भी लिख सकते हैं। हमारे स्टडी मॉड्यूल में दोनों चीज़ें दिख रही हैं, कहीं पर बाय बैंक है, कहीं पर बाय रेमिटेंसेस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में ले जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। उसके बाद है कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे हम
टू बैंक, यहाँ पर आएंगे हमारे सारे एक्सपेंसेस। रेंट 2000, क्या कन्फ्यूजन है? पेटी कैश के लिए पेटी कैश एक्सपेंस नहीं आएगा, जितना मनी ट्रांसफ़र हुई होगी वो आएगा। बाकी खर्चे हम यहाँ लिखेंगे पेटी कैश एक्सपेंस पेटी कैश अकाउंट में। अभी रेंट लिख रहे हैं, सैलरीज लिख रहे हैं, फिर पेटी कैश 1000 रुपीज़ भिजवाया गया है, तो पेटी कैश अकाउंट में टू ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस। पेटी कैश के केस में डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि पेटी कैश हमारा एसेट है। एसेट का हमने ओपनिंग लिखा है, क्लोजिंग लिखेंगे, नेट इफ़ेक्ट अपने आप आएगा। इसलिए पेटी कैश के केस में ट्रांसफ़र पेटी कैश अकाउंट में आएंगे, लेकिन जो बाकी खर्चे हैं वो डायरेक्टली लिखे जा रहे हैं। रेंट, सैलरीज़, और इसके बाद हमारे पास आ रही है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के साथ ब्रैकेट में एक लाइन ऐड कीजिएगा। इंश्योरेंस लिखा है अप टू 31 मार्च 2016, ब्रैकेट में लिखिएगा पेड फॉर 1 ईयर। तो ये पोर्शन वहाँ पे आना रह गया है, तो पेड फॉर 1 ईयर। तो 1 साल की पेमेंट क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपये की हमने की है, और ये जो पेमेंट हमने करी है ये हमने 31 मार्च 16 तक करी है, जबकि हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी कि 3 महीने का इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है। हम क्वेश्चन में देखेंगे पहले से भी प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम चल रहा होगा। हम इंश्योरेंस अप्रैल टू मार्च पे कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर हमारा जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, तो हमेशा 3 महीने की इंश्योरेंस ओपनिंग भी प्रीपेड आ रही है, क्लोजिंग भी प्रीपेड आती रहेगी। बट फ़िलहाल हमें ब्रांच अकाउंट में सिंपली खर्चा दिखाएंगे पूरा का पूरा, इंश्योरेंस 6,000 सबका टोटल है, 2000, 2400, 1000 और 600। तो वहाँ पर जो 6000 आ रहा है वो सारे खर्चों का टोटल आ रहा है। बना सकते हो, ऑप्शनल है। अगर हम इंश्योरेंस से प्रीपेड एडजस्ट नहीं कर रहे तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप एडजस्ट करोगे तो बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हम नहीं बना रहे, अगर हम फाइनल अकाउंट्स मेथड्स में कर रहे होते, चाहे वर्किंग नोट बनाओ चाहे P&L के अंदर ही कैलकुलेशन दिखा दो, तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं तो आप देखोगे ज़रूरत थी नहीं। बाकी वर्किंग नोट्स तो हमेशा ऑप्शनल है, आप कोई भी बना सकते हो, बट इंश्योरेंस में रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। अभी देखते हैं कंप्लीट करते हुए। तो देखो इंश्योरेंस हमने डाल दिया 600, फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। देन गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, सेल्स रिटर्न है, डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पेटी कैश। पेटी कैश यहीं पे लिख देते हैं, $850।
और थोड़ा सा गैप देकर मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है, क्योंकि लॉस बाय फायर अभी बचा है, तो 2-3 लाइन का गैप देकर बैलेंस CD, स्टॉक एंड पेटी कैश। और डेटर्स ऑलरेडी आ गया था। पेटी कैश के लिए देखो 3 अमाउंट्स आ गए हमारे पास। ब्रॉड डाउन आ गया, कैरेट डाउन भी दे रखा है। अच्छा, पेटी कैश स्पेंट बाय ब्रांच है, बैलेंस नहीं है, सॉरी, पेटी एक्सपेंस है। तो बैलेंस तो अब हम निकाल लेंगे। पेटी एक्सपेंस 850 है, फिर हमने डेटर्स का बैलेंस लिखा था 4900। तो पेटी कैश का हम निकाल लेंगे, निकल ही जाएगा लास्ट में 650। अब देखो पेटी कैश अकाउंट से डेटर्स अकाउंट में क्या क्या जाना है। एक तो बैलेंस CD जाएगा और साथ ही साथ ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस चला जाएगा, अलग से लिखेंगे। याद है जब हमने फॉर्मेट बनाया था तो वहाँ पे हमने लिखा था रेमिटेंसेस फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश। और अगर हम फाइनल अकाउंट्स मेथड बना रहे होते तो वहाँ पर ले जाते हम पेटी एक्सपेंसेस, और अगर हम डेटर्स मेथड के अंदर हैं तो वहाँ पर लेकर जाएंगे हम रेमिटेंसेस, ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस। तो वापस दिखा देते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन 650, और पेटी कैश के लिए अलग से दिखा देते हैं टू बैंक, ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस। फिर उसके बाद देखो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर अकाउंट में जाके डेप्रिसिएशन लगाना है। कौन सी साइड पर लगाएंगे? क्रेडिट साइड पर, बाय डेप्रिसिएशन 10% लगाना है तो 2000। और फिर उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्लोज कर देते हैं बैलेंस CD। फाइनल अकाउंट्स मेथड में डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं अकाउंट में। डेटर्स मेथड में ओपनिंग बैलेंस ले गए हैं, अब क्लोजिंग दिखा देंगे, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। रीज़न क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग का नेट इफ़ेक्ट अपने आप डेटर्स अकाउंट में आएगा, डेटर्स मेथड से ब्रांच अकाउंट के अंदर आएगा। तो हम फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं, $1800। तो बेसिकली यहाँ पर डेटर्स मेथड में हम जो जो चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं वो सिर्फ वही वाली हैं जिन अकाउंट्स का हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया है। जैसे हमने डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया है, इसलिए हम बैड डेट नहीं दिखा रहे, हम डिस्काउंट नहीं दिखा रहे, हम सेल्स रिटर्न नहीं दिखा रहे। लेकिन रेंट का, सैलरीज़ का, इसका हमने कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखाया, तो ये सारे खर्चे हम दिखा रहे हैं। तो जो मेन डिफरेंस है वो बस इतना है, जिस अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया उसकी डिटेल्स नहीं आ रही हैं। जैसे फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया तो डेप्रिसिएशन नहीं आ रही, नेट इफ़ेक्ट में अपने आप आ गया। फिर उसके बाद हम चलें इंश्योरेंस
क्लेम वाले पार्ट पर, गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 वर डिस्ट्रॉयड ऑन अकाउंट ऑफ फायर एंड अ सम ऑफ ₹1000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देखो, लॉस बाय फायर का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है वो इस तरीके से रहता है। लॉस बाय फायर के लिए 2 एंट्रीज हमेशा हम बनाते हैं रेगुलर अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग। ऑल्टरनेटिवली 2 परचेजेस भी करते हैं, परचेज में से आपने माइनस कर दिया। पहली एंट्री बनती है लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग। इसमें हमेशा आता है टोटल वैल्यू ऑफ लॉस, हमें नुकसान कितने का हुआ, जैसे हमारे क्वेश्चन में 1200। फिर हमें इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला होता है, अगली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, जितना हमें क्लेम मिल गया। क्लेम अगर मिल जाता है तो आता है बैंक डेबिट, क्लेम अगर नहीं मिलता तो आता है इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। मिला नहीं है, एडमिट हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। फिर हम लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर था 1200 रुपये का, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 1000 रुपये का। डिफरेंस हमारा चला जाएगा P&L अकाउंट में। ये 2 एंट्रीज हमारी बनती हैं। और लॉस बाय फायर एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हर चैप्टर में आएगी। हम जो भी चैप्टर करेंगे उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन ज़रूर आएगी, लॉस बाय फायर। तो बिल्कुल अच्छे से माइंड में बिठा लेना। पहली एंट्री बनाते हैं लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, दूसरी बनाते हैं बैंक P&L टू लॉस बाय फायर। अब हम जब करते हैं ब्रांच की अकाउंटिंग, सपोज़ अगर हम फॉलो कर रहे होते फाइनल अकाउंट्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड जो कि सबसे आसान है, जो कि बिल्कुल रेगुलर मेथड है, अगर हम वो फॉलो कर रहे होते, उस मेथड में हम क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते बाय लॉस बाय फायर, कितना पोर्शन 1200। फिर जब P&L तक आते, P&L में लिखते टू लॉस बाय फायर 200। ट्रेडिंग में लिखा 1200, P&L में लिखा हमने 200, अगर हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते। लेकिन जब हम बना रहे हैं डेटर्स मेथड से ब्रांच अकाउंट, ठीक है, तो देखो जैसे पेटी कैश है, पेटी कैश में ये जो ट्रांसफ़र होता है हम वो दिखा देते हैं अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। जैसे हमारा डेटर्स अकाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा क्या दिखा रहे हैं ब्रांच अकाउंट में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पर जो कैश का पोर्शन है ना वो अलग से आ रहा है। इसलिए लॉस बाय फायर जब होता है और हम हैं हमारे डेटर्स मेथड के अंदर, इस मेथड में सिर्फ एक ही अमाउंट दिखाते हैं, वो है 1000 रुपये का, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ क्या दिखाएंगे हम, बैंक का अमाउंट 1000 रुपये। बाकी कहाँ गया, वो जो हमने स्टॉक डाला ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, वो नेट होकर के आ गया, वो लॉस बाय फायर जो था उसी के अंदर कवर हो गया। अलग से सिर्फ क्या दिखाना है, बैंक अकाउंट का अमाउंट। तो यहाँ पर वापस जाएंगे हम हमारे ब्रांच अकाउंट में और यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। क्लेम हमें मिला है 1000 रुपये। तो इंश्योरेंस क्लेम टोटल तो 2 एंट्रीज बनेंगी, लेकिन हमारे डेटर्स मेथड में सिर्फ कैश वाला पोर्शन है ना। जैसे आप सबको भी पैसे से बहुत प्यार है, आप लोग सीए क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। कॉमर्स की फील्ड के अंदर ये सेकंड बेस्ट कोर्स है।
फर्स्ट मैं हमेशा आईएएस बोलती हूँ, और उसके बाद जो बेस्ट कोर्स है दैट इज़ सीए। सीए की जर्नी में बहुत मनी है, एथिकल वाली, एथिकल, जो आप अर्न कर सकते हो। तो वो जो पैसा जो हमें चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल करियर है, अगर आपका एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, तो वही उसी से बस याद रखो कि हमारी डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट के अंदर कैश के ऊपर पूरा फोकस है, वो हम सारा दिखा रहे हैं अलग से, बाकी सब चीज़ें जैसे फॉर्मेट है वैसे चल रहा है। तो अगर लॉस बाय फायर है तो हम सिर्फ कौन सा अमाउंट दिखा रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और बस क्वेश्चन ख़त्म होता हुआ लास्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस चेक कर लेते हैं, इस साल की कितनी होगी, कैलकुलेट करें। क्वेश्चन कह रहा है आपने एक साल के लिए पेमेंट करी है 6,000 रुपये की, और सॉरी 600 रुपये की, जिसमें से 3 महीने क्या हो गए हैं, प्रीपेड, क्योंकि हमारा साल तो ख़त्म हो रहा है दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च प्रीपेड है। तो यानी कि हमारा क्लोजिंग प्रीपेड, हमने कहा 600 रुपये की पेमेंट है 12 महीने के लिए, और क्लोजिंग प्रीपेड कितना है, 3 महीने। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस 150। अब देखो डेटर्स मेथड में तो हम ऐसी दिखाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर हम फाइनल अकाउंट्स मेथड फॉलो कर रहे होते तो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिखाते? अगर हम फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे होते, फाइनल अकाउंट में हम दिखाते हैं इंश्योरेंस, हाँ दिखाते हैं, खर्चा है। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं, बैलेंस शीट में तो जाते ही है। और पी&एल में आपने ऐसा कुछ ना करा होगा बचपन में, कॉमर्स के बचपन में 11th क्लास में ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, सपोज सैलरीज का अमाउंट दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कुछ याद आ रहा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर ऐसी ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड। तो आपको याद है आप इसमें कुछ प्लस माइनस करते थे, है ना? क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, याद है? बताओ क्या प्लस करें, क्या माइनस? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस के प्लस, माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, ओपनिंग प्रीपेड प्लस, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस। बिल्कुल सही है। तो देखो या तो ये याद हो, ये आपने लर्न कर रखा है क्या प्लस करना है क्या माइनस, और अगर बाई चांस भूल जाओ कभी क्या प्लस करना है क्या माइनस, सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है, हमारा P&L कौन सी आइटम्स दिखाता है जो सिर्फ उसी साल की होती है, ना तो आने वाले साल की दिखाएगा ना पिछले साल की दिखाएगा। सपोज अगर सैलरीज हम बात कर रहे हैं 2021 की, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 21, या फिर इसी को कह सकती हूँ 31 दिसंबर 20। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये कौन से साल की है, 2020 की, और हम बना रहे हैं 2021 का P&L, पिछले साल का है, नहीं आना चाहिए, माइनस करेंगे। अगर हम बात करें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि 31/12/21, इसी साल की आउटस्टैंडिंग है, इसी साल का P&L बना रहे हैं, प्लस करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड 1 जनवरी 21 का प्रीपेड,
अगर यस अगर मैंने 1 जनवरी को एडवांस पेमेंट कर रखा है तो कौन से साल के लिए, इसी साल के लिए, तो ये इसी साल का है तो हम प्लस कर देंगे। क्लोजिंग प्रीपेड ये है 2022 के लिए, अगले साल के लिए है तो हम माइनस कर देंगे। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे हर चैप्टर में यूज़ होना है। तो या तो लर्न है बहुत बढ़िया, और लर्न नहीं है तो लॉजिकली आप समझ जाओ जो इस साल का है वो आएगा प्लस, जो इस साल का नहीं है वो नहीं आएगा माइनस, ख़त्म। तो अब बताओ अगर बाई चांस हम फाइनल अकाउंट्स मेथड बना रहे होते तो इंश्योरेंस P&L के अंदर कितनी दिखाते? ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं 450, कुछ बच्चे कह रहे हैं 600। कितने बच्चे कह रहे हैं 600 और 450? देखो चेक करें, इंश्योरेंस का अमाउंट है 600, आउटस्टैंडिंग तो है नहीं, प्रीपेड है, प्लस किया ओपनिंग प्रीपेड 150, माइनस किया क्लोजिंग प्रीपेड, तो ये कितना आया 600। 450 वाले बच्चे क्या करना था, ओपनिंग प्रीपेड प्लस करना था, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करना था। तो अगर हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते तो इंश्योरेंस कितना दिखाते 600। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। डेटर्स अकाउंट से वर्किंग नोट क्लोज करते हैं। पेटी कैश ख़त्म है, फर्नीचर ख़त्म है, डेटर्स देखो बैलेंस हो रहा है या नहीं, दोनों साइड टैली हो रही है, तो दोनों साइड टैली हो रही है, होना भी चाहिए, सारे अमाउंट्स हमारे पोस्टेड हैं, तो वर्किंग नोट्स हमारे कंप्लीट हैं। देख लो प्रॉफिट, $78,950। तो आराम से कंप्लीट कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। वही कैश हम अलग से दिखा रहे हैं। इसमें क्या हुआ, हमने दिखाया तो पेटी एक्सपेंस है लेकिन सीधा सीधा नहीं दिखाया। अब मैंने 500 यहाँ से ले लिया, फिर मैंने प्लस कर दिया 1000 और मैंने माइनस कर दिया 650। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, दिखा तो अपना अकाउंट ही रही हूँ लेकिन घुमा के। अल्टीमेटली पेटी एक्सपेंस आ गया 500 प्लस 1000 माइनस 650। तो बस ये हमने इस तरीके से दिखाया। अब जैसे हम फर्नीचर अकाउंट देखें, उसमें कैश की ट्रांजैक्शन हुई नहीं, फर्नीचर में हमने दिखाया 2000 और 1800, नेट डेप्रिसिएशन आ गया, इस तरीके से दिखा रहे हैं। ऐसे हम डेटर्स देखें, अब डेटर्स में आप देखोगे 4000 दिखा दिया, 4900 दिखा दिया, कैश और दिखा रहे हैं अलग से 35। ये 3 प्लस माइनस करोगे बाकी एक्सपेंस का इफेक्ट आ जाएगा। तो वैसे तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं, पर जहाँ जहाँ पर कैश है वो भी हम साथ में दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ों को हमने छोड़ दिया, उसका अपने आप नेट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट 78,950 सभी का आ गया। तो अब आपको करना है सेम क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स मेथड से। इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, जर्नल एंट्री लॉस बाय फायर की बता दिया, अब आप अपने आप करो फाइनल अकाउंट्स मेथड से सेम क्वेश्चन।
अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए तो बता दीजिएगा। $85,200, यस। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 85,200। डन, वेरी गुड। तो एक स्टूडेंट ने तो आंसर निकाल लिया है। 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, आंसर तो आपको पता ही है ना। जितना नेट प्रॉफिट पहले आया है डेटर्स मेथड से, उतना ही अब आएगा। देखो क्या क्या खर्चे हम डेबिट कर रहे हैं। जीपी तो सबका आ गया होगा ना, 85,200। अब देखो खर्चे, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, रेंट, और क्या डाला आपने? सैलरी। सैलरी का अमाउंट हमारे पास है 2400, लेकिन 2400 नहीं डलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एडजस्ट होनी है। कौन सा आउटस्टैंडिंग है? ओपनिंग। माइनस करना है कि प्लस? माइनस करना है, तो यहाँ से माइनस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग।
तो सैलरी जो हम दिखाएंगे वो है 2300। और कौन सा खर्चा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यहाँ डालेंगे 200। और कोई खर्चा? पेटी एक्सपेंसेस 850। और कोई खर्चा? लॉस बाय फायर। अमाउंट कितना? 200। जितना हमारा नेट लॉस होगा, 1200 का लॉस, 1000 का इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पर आएगा 200। बस ये सारे खर्चे हमारे पोस्ट हो गए। अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए, आराम से देखिए, फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो पहले के 2-3 क्वेश्चन मैं तीनों मेथड से करा रही हूँ। सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हम हर मेथड में क्या कर रहे हैं। और अब हम इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से करने वाले हैं? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। तो ये कंप्लीट कर लीजिए और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के लिए फॉर्मेट्स बना लीजिएगा। कितने अकाउंट्स बनने हैं? 4 अकाउंट बनेंगे। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच P&L। और हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ब्रांच फिक्स्ड एसेट भी बनाएंगे वर्किंग नोट के अंदर। तो 5 बेसिकली अकाउंट्स हमारे बनने हैं स्टॉक एंड डेटर्स में। तो ये कंप्लीट कर लीजिए आराम से और फिर स्टॉक एंड डेटर्स के लिए फॉर्मेट्स बना लीजिए। तो 5 अकाउंट बना रहे हैं हम। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच P&L और ब्रांच फिक्स्ड एसेट। पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट को पोस्ट करते हैं, क्योंकि हमने डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है ना, बिल्कुल सेम बनेगा ब्रांच डेटर्स। सिर्फ लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम हमारे डेटर्स अकाउंट को पोस्ट कर देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट किया हमने।
तो बेसिकली हमने जो वर्किंग नोट में डेटर्स अकाउंट बनाया है उसको देख देख कर बस पोस्ट कर रहे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। फिर हमने लिखी थी क्रेडिट सेल्स। इस मेथड में बस हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक। सेल्स हमारी है 40,000 और ब्रांच डेटर्स में लिखा है टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में लिख देंगे बाय ब्रांच डेटर्स। उसके बाद हमने डेटर्स में लिखा है कलेक्शन। कलेक्शन के लिए यहाँ पे भी बाय कैश लिखेंगे। और बाय हेड ऑफिस जो एचओ ने रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद हमने लिखा था सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक। $2,000। ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में टू ब्रांच डेटर्स, एक लाइन का गैप देकर, क्योंकि पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो फिलहाल तो हमने सिर्फ हमारा डेटर्स अकाउंट बनाया है जो हमने ऑलरेडी बना रखा था, उसको बस हम पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंस सिर्फ इतना है, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लिए हमने लिख दिया ब्रांच स्टॉक। और क्या है आपके डेटर्स अकाउंट में, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रांच P&L, या फिर एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली P&L ले जा रहे हैं, बाय ब्रांच P&L। डिस्काउंट है हमारा 100, तो ब्रांच P&L में टू ब्रांच डेटर्स। और कुछ है हमारे डेटर्स अकाउंट में नहीं, बस ये तो बैलेंस सीधी लिखकर क्लोज हो गया अकाउंट। ये वर्किंग नोट तो हमारा बना हुआ ही था, हमने एज इट इज़ उसको लिख दिया, सिर्फ एप्रोप्रिएट नाम को हमने चेंज कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन में से वन बाय वन ट्रांजैक्शंस उठाते हैं, पोस्ट करते चलते हैं। सबसे पहले है स्टॉक ओपनिंग, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हमारे पास हैं डेटर्स। डेटर्स हमने दिखा दिए हैं। फिर हमारे पास है पेटी कैश। पेटी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होगा।
हाँ, ये दोनों हमारे वर्किंग नोट के अंदर ही हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी, पेटी कैश अकाउंट भी। अब देखो वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी बना रखा है पेटी कैश का, इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, $500। ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस 1000। अब जो हमारे पेटी कैश एक्सपेंसेस थे ना, बस उसके लिए नाम बदलना है। बाय, चाहे ब्रांच एक्सपेंस लिख दो चाहे ब्रांच पी एंड एल लिख दो, मैं सीधा पी एंड एल लेके जा रही हूँ। बाय ब्रांच पी एंड एल, कितना कितना अमाउंट था हमारा, 850 एक्सपेंस का, और बैलेंस 650। तो हमारे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में सिर्फ हल्का सा नाम चेंज हो रहा है और बाकी अकाउंट्स हम डिटेल में बना रहे हैं। आप खुद देखोगे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अकाउंटिंग एकदम सेम चल रही है, नाम बदल रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया बाय ब्रांच पी एंड एल, तो ब्रांच पी एंड एल में 2 पेटी कैश। हाँ, अभी लिख रहे हैं। लॉस बाय फायर का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लॉस बाय फायर बस हम पोस्ट करेंगे, कहाँ पोस्ट करते थे हम, फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में पहली एंट्री ट्रेडिंग में, और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, चुपके से जो हमने सीखा था, ब्रांच स्टॉक। उसका नाम ब्रांच स्टॉक है, चुपके से तो वो ट्रेडिंग है, उसमें पोस्ट करेंगे लॉस बाय फायर। पर खैर उस पर आते हैं, फ़िलहाल हम पेटी कैश पर थे। पेटी कैश अकाउंट क्लोज हो गया, फिर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट पोस्ट कर देते हैं सब कुछ, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, फिर हमने कैरेट डाउन निकाल लिया था 1800। हल्का सा डिफरेंस आएगा, आप समझ गए हो, डेप्रिसिएशन के लिए बाय ब्रांच पी एंड एल। तो ब्रांच पी एंड एल में 2 ब्रांच फिक्स्ड एसेट। फिर उसके बाद प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस खर्चा है हमारा, इंश्योरेंस ब्रांच एक्सपेंस के अंदर दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इंश्योरेंस। और बिल्कुल जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में दिखाया था वैसे दिखाएंगे। 600 का खर्चा है, प्लस करेंगे ओपनिंग प्रीपेड, माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड। ब्रांच एक्सपेंस के अंदर हमें क्या दिखाना है, सारे के सारे हमें खर्चे दिखाने हैं। फिर उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग आ रहा है, यहीं पे दिखा देते हैं। सैलरी टोटल अमाउंट हमारा था 2400, यहाँ से माइनस कर दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, याद है कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, $79,000 रिटर्न्स माइनस करके। फिर हमारे पास है कैश सेल्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही दिखाएंगे बाय कैश।
130। अगर क्वेश्चन ब्रांच कैश बोलेगा तो सब जगह ब्रांच कैश, नहीं बोलेगा तो फिर सिंपली कैश। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमने दिखा दिए हैं दोनों अकाउंट में। फिर हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हम दिखा चुके हैं। कैश पेड बाय द ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस हमने दिखा दिया है। फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ये भी दिखा चुके हैं। फिर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट दिखा दिया हमने, सैलरी दिखा दी, पेटी कैश हो गया, इंश्योरेंस हो गया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हो गया, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स हो गया। क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट कर देते हैं। बैलेंस CD 5000। ठीक है, चेक कर लो, सब कुछ पोस्ट कर दिया ना हमने, सारी पोस्टिंग हो गई। और फिर लास्ट डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया था, रेंट रह गया, रेंट डाल देते हैं भाई। ब्रांच का खर्चा रेंट 2000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया था। फिर आ गए हम लॉस बाय फायर पे। लॉस बाय फायर क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे फाइनल अकाउंट्स में किया था। पहले ट्रेडिंग में दिखाया था टोटल लॉस 1200 का, और फिर P&L में दिखाया था नेट हमारा 200। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसमें हम लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर। तो मैंने आपको बताया था ब्रांच स्टॉक को चुपके से क्या समझो, ट्रेडिंग अकाउंट है। कहीं पे भी फंस जाओ, कोई प्रॉब्लम लगे, क्या पोस्ट करेंगे, माइंड में रखो ट्रेडिंग है। तो बाय लॉस बाय फायर 1200, और P&L तो हमारा है ही P&L, बस नाम लिखा हुआ है ब्रांच P&L। यहाँ पर आएगा 2 लॉस बाय फायर 200 का अमाउंट, जैसे हमने अभी फाइनल अकाउंट्स वाले में पोस्ट किया था। तो देखो लॉस बाय फायर डेटर्स मेथड में कैश रिसीव दिखाया था 1000 रुपये। फाइनल अकाउंट्स और स्टॉक एंड डेटर्स में पहले 1200 का लॉस दिखाया है, और फिर 200 का हमारा नेट लॉस हमने दिखाया है। बाकी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, सब पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। अकाउंट क्लोज करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले वर्किंग नोट क्लोज करेंगे, वर्किंग नोट सारे क्लोज हैं। डेटर्स अकाउंट क्लोज है। स्टॉक अकाउंट देखो, क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो स्टॉक अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर देखना GP आनी चाहिए। जितना हमारा GP आ रहा था उतना ही आना चाहिए, तो कंफर्मेशन है अकाउंट हमारा करेक्ट है। GP हमारा आया था 85,200। देखो इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, सेम आ रही है, बस लिखेंगे क्या, टू ब्रांच P&L। और ब्रांच P&L में बाय ब्रांच स्टॉक। ब्रांच P&L अकाउंट सबसे लास्ट में क्लोज होगा, तो उससे पहले ब्रांच एक्सपेंस क्लोज करते हैं। ब्रांच एक्सपेंस की बैलेंसिंग फिगर के लिए लिखेंगे बाय ब्रांच P&L।
देखो कितना आ रहा है ब्रांच एक्सपेंस, 4900। तो ब्रांच P&L में 2 ब्रांच एक्सपेंस 4900। फाइनली हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस 78,950। देखो आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ये ब्रांच अकाउंटिंग। 3 डिफरेंट स्टाइल की अकाउंटिंग है और तीनों से हमारा प्रॉफिट एक्यूरेटली एकदम सेम आता है। कंप्लीट कर लो, आराम से देख लो क्वेश्चन 21 सारे मेथड से। एक बार दोबारा ज़रा गो थ्रू कर लो। इससे पहले कि हम इनवॉइस प्राइस तक जाएं, कॉस्ट प्राइस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत ही खूबसूरत अकाउंटिंग है। एक में ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, एक में इतने सारे अकाउंट बना रहे हैं, एक में ट्रेडिंग P&L बना रहे हैं। सबसे प्रॉफिट हमारा सेम एक्यूरेट निकल कर आ रहा है। ब्रांच की चॉइस है, हेड ऑफिस की चॉइस है, जो मेथड फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।